नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज द्विवेदी और आप सभी लोग कुशागर इस चैनल पर हैं। हम बजट का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। पहले पार्ट में हम जो है पॉइंट 63 तक कर सकते थे, अगले पॉइंट पे हम लाए हैं। देखिए, इसको हम पार्ट्स में क्यों ला रहे हैं, क्योंकि इसलिए ला रहे हैं क्योंकि बजट बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग देश के बजट तो पढ़ते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पीएससी में देश के बजट से क्वेश्चन एक आएगा, बट मध्य प्रदेश के बजट से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से आप मेरा पूरे वीडियो देखेंगे पार्ट्स के कारण। यहाँ पर नई योजनाएं आती है जो सरकार अगले साल इंप्लीमेंट करना चाह रही है। पिछली योजनाओं में क्या हमको फायदा हुआ वो, और जो पिछले 5 साल 10 साल से सरकारें जिन योजनाओं पर खर्च कर रही हैं उनमें हमने क्या प्रोग्रेस की और कितना पैसा किस योजना में हमने दिया है। तो ये डिफरेंट टाइप और आपके जो है क्वेश्चंस बनते हैं। आर्ट एंड कल्चर से बनता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से बनता है कि रोड कितनी डली, सड़क कितनी डली, स्वास्थ्य के लिए क्या हुआ, शिक्षा के लिए क्या हुआ है। इसीलिए आपको कहां कहां कौन नया इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, ये सब प्रश्न बनते हैं और प्रॉपर तरीके से सही आंकड़े, क्योंकि मध्य प्रदेश की कोई ऐसी बुक नहीं जहां सही आंकड़े हो, तो ये आप लोगों के लिए समस्या बनती है। तो यहां सही आंकड़े इसलिए है क्योंकि ये वित्त मंत्री जी का स्वयं का भाषण है। तो ये कभी भी इस आंकड़े के साथ आप जाएंगे तो चैलेंज कर देंगे जब जरूरत आपको पड़ेगी। हालांकि पीएससी ने सुधार किया, इस तरह की गलतियां वो कम करने लगी है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो वो सब चीजें जो मैंने बोली है वो मिलेंगी, तो इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। चर्चा हम करते हैं अपने अगले पॉइंट पर, आगे बढ़ते हैं। अधोसंरचना विस्तार तथा संधारण। अधोसंरचना विस्तार एवं संधारण की हम चर्चा करेंगे। पॉइंट नंबर 64 में हम देखेंगे, यहां कहा है कि अधोसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का हमको विस्तार करना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोड मैप का प्रमुख स्तंभ होता है अधोसंरचना। मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी कहते हैं, मुझे सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के इतिहास में वर्ष 2022-23 से हमने अब तक सर्वाधिक 48,800 करोड़ पूंजीगत मद में प्रावधानित की है। वर्ष 2023-24 के लिए 56,256 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष की से लगभग 15% अधिक है। इसको मैं अंडरलाइन करता हूं, लगभग 15% अधिक है। पूंजीगत व्यय के सुपरिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। प्रदेश में सड़कों और पुलों का जाल बिछने से न केवल यातायात सुगम हुआ, बल्कि पर्यटन, रोजगार, स्वरोजगार, औद्योगिकरण आदि के माध्यम से अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई, नई गति, नई ताकत, नई दिशा मिलती है। अब देखते हैं कि सड़क और पुल में हमने क्या विकास किया है, जरा देख लेते हैं ये आंकड़े। चलिए इन आंकड़ों पर आते हैं हम। सड़क और पुल में क्या किया है। वर्तमान वित्त वर्ष में 2,450 किलोमीटर सड़क निर्माण, 2,056 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण, मतलब जो पहले से सड़कें डली हैं उनको फिर से नया बनाएगा। 25 पुलों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। साथ में 3,124 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण मतलब सुधार हुआ है। ये कार्य को अभियान के रूप में लिया गया है। आगामी वर्षों में 7,000 किलोमीटर की नवीन सड़कें, 12,389 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण एवं मजबूतीकरण तथा केंद्रीय सड़क निधि से 625 किलोमीटर नवीन सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। तो ये देख लीजिए आप, 625 किलोमीटर नवीन सड़क का निर्माण है। साथ ही 7,000 किलोमीटर की नवीन सड़कें, 12,389 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त रेलवे क्रॉसिंग को क्या है, समाप्त करने की दिशा में 105 रेलवे ओवरब्रिज के साथ 334 पुल का निर्माण भी जो है, ब्रिज के साथ 334 पुलों का निर्माण भी प्रस्तावित है। पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कुल 14 रोपवे में से उज्जैन, ग्वालियर, पचमढ़ी तथा पातालकोट के रोपवे के निर्माण का कार्यवाही भी प्रगति पर है। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है 66 वाला, जिसमें चंबल नदी के समानांतर 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, नर्मदा के समानांतर 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, राजधानी से सबसे जो पूर्वी सीमा का दूरस्थ जिला सिंगरौली है उसको जोड़ने के लिए 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस वे के कार्य प्रस्तावित हैं। इन मार्गों के दोनों ओर औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिसमें रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर होंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये
99 किलोमीटर अटल प्रगति मार्ग चंबल के समानांतर, नर्मदा 900 किलोमीटर और सिंगरौली तक भोपाल से 676 किलोमीटर विंध्य एक्सप्रेस नाम से बनेगा। इनके फैक्ट पूछे जाएंगे, पीएससी फैक्ट पूछता है, याद रख लीजिए 299, 900, 676। आगे बढ़ते हैं। सिक्सटी 67 पॉइंट में देखें कि मध्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 4000 किलोमीटर सड़क, 197 पुल का निर्माण, 5000 किलोमीटर सड़क नवीनीकरण एवं 280 किलोमीटर सड़क उन्नयन का लक्ष्य। वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु 1700 किलोमीटर 1700 1700 किलोमीटर सड़क एवं 300 पुलों का निर्माण 700 किलोमीटर सड़क एवं 300 पुलों के निर्माण, 5500 किलोमीटर सड़क का पुनर्डामीकरण एवं 250 किलोमीटर सड़क उन्नयन का लक्ष्य इस बार हमने रखा है। नोट कर दिया हमने। 23-24 में क्या होगा, 1700 किलोमीटर सड़क एवं 300 पुलों के निर्माण, 5500 किलोमीटर सड़क का पुनर्डामरीकरण आप जिसको बोलते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। डामरीकरण जो कहते हैं, पुनः उसके ऊपर फिर से डामर डाल देना, जिसको बोलते हैं अपन पुनः डामरीकरण। 250 किलोमीटर सड़क का उन्नयन का लक्ष्य हमने रखा है। 68वें पॉइंट में आप देखें, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, अभी तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, ये मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है, याद रखिए। 8942 ग्रामों को जोड़ने हेतु लगभग 20,092 किलोमीटर लंबाई की 8714 सड़कों के निर्माण के प्रस्तावित कार्यों में से 8458 ग्रामों को 12मासी एकल संपर्कता से जोड़ने के लिए 8294 सड़कें लंबाई 19,138 किलोमीटर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। देख लीजिए, 8294 सड़कें लंबाई 19,138 किलोमीटर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 12मासी सड़कें 12 महीने ठंड में, गर्मी में, बरसात में लगातार जुड़ाव शहरों से उनका बना रहे। 69 पॉइंट में देखें, प्रदेश के राजमार्ग के 15,000 करोड़ के सड़क निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग के 15,000 करोड़ के सड़क निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। 70 पॉइंट में देखें, सड़क एवं पुल के निर्माण एवं संधारण के लिए 2023-24 में 10,182 करोड़ का प्रावधान है। ठीक है, ये सड़क और पुल के लिए और राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 15,000 करोड़ का। अब हम बात करेंगे सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया है बजट में प्रावधान। सिंचाई में देखें, हमारी सरकार ने 2003 में कार्यभार संभाला, तब प्रदेश में सिंचाई क्षमता मात्र 7,68,000 हेक्टेयर की थी। हमारी सरकार ने सतत व योजनाबद्ध प्रयास से 45 लाख हेक्टेयर से अधिक का सिंचाई क्षेत्र निर्मित हो चुका है। वर्ष 2025 तक आश्वासित सिंचाई क्षेत्रफल को बढ़ाकर 65 लाख हेक्टेयर तक किया जाएगा। अब देख लीजिए, हमको 65 लाख करना है और अब वर्तमान में हम कितना कर ले गए हैं, हम 45 लाख हेक्टेयर से अधिक का कर रहे हैं और हमको 25 तक जो है 65 लाख हेक्टेयर तक करना है। जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 28 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता विकसित की जा रही है। 28 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता विकसित की जा रही है। जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत का ये रिपोर्ट है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण में मध्य प्रदेश को आवंटित 18.25 MAF नर्मदा जल का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बांध एवं नहर परियोजना के क्रियान्वयन तेजी से किया जा रहा है। प्राधिकरण की समस्त परियोजना पूर्ण होने पर लगभग 24,30,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। 24,30,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कैन बेतवा लिंक से जुड़ा मुद्दा है ये।
44,600 करोड़ से अधिक लागत की केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना है। ये बुंदेलखंड की जीवन रेखा सिद्ध होगी। इस परियोजना से प्रदेश के 10 जिलों में कौन कौन से जिले हैं वो देख लीजिए। पन्ना, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, रायसेन, विदिशा, शिवपुरी एवं दतिया में 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र में वार्षिक सिंचाई तथा 41 लाख आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना से कुल 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन होगा। देख लीजिए आप, 103 मेगावाट जल विद्युत एवं 27 मेगावाट सोलर पावर का उत्पादन होगा। उसके ऊपर सोलर प्लेट लगाई जाएंगी। सतना एवं रीवा जिलों में लगभग 1,83,000 हेक्टेयर भूमि में नर्मदा जल से सिंचाई के लिए बनाई जा रही बरगी व्यवर्तन परियोजना व्यवर्तन थोड़ा सा मिस्टेक है यहां पर, मैं साफ लिखा आप दिखा, बरगी व्यवर्तन परियोजना की सलीमानाबाद टनल के कार्य को 2023 तक पूर्ण करने हेतु हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अब यहां पर ये देख लीजिए आंकड़ा, कुल 11.95 किलोमीटर टनल में से दिसंबर 2022 तक 8.94 किलोमीटर टनल बन चुकी है। शेष कार्य निरंतर जारी है। ठीक है, ये सतना रीवा के लिए लगभग 1,83,000 हेक्टेयर भूमि में नर्मदा जल सिंचाई के लिए बनाई जा रही वर्गी व्यवर्तन परियोजना की सलीमानाबाद टनल के कार्य 2023 तक, आप देख लीजिए थोड़ा पूर्व होगा। 11.95 किलोमीटर टनल दिसंबर में बन चुकी है और 22 तक इतनी बन चुकी है, तो ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ये टनल याद रखिए, इसकी लंबाई पूछी जा सकती है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं। सलीमानाबाद टनल, अगले पॉइंट पर आते हैं। अटल भूजल योजना के अंतर्गत भूजल स्तर सुधार एवं बेहतर प्रबंधन बुंदेलखंड के 6 जिलों में कुल 9 विकास खंडों में 678 ग्राम पंचायतों में कार्य किए जा रहे हैं। इन सभी ग्राम पंचायतों के वाटर सिक्योरिटी प्लान तैयार किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,010 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कर 7,500 हेक्टेयर सिंचाई सामर्थ्य विकसित की गई है। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 14,114 किसान परिवारों को रबी फसल हेतु सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 14,114 किसान परिवारों को रबी फसल हेतु सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई है 22-23 में। ये इस योजना के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास अंतर्गत वित्तीय वर्ष 22-23 में 3,010 जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण कर 7,500 हेक्टेयर सिंचाई समर्थ विकास की गई है। सिंचाई परियोजना के निर्माण व संधारण के लिए 2023-24 में 11,049 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए हमने क्या विकास किया है। ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है। प्रदेश में समेकित मतलब इंटीग्रेटेड ऊर्जा क्षमता 28,000 मेगावाट हो गई है। इंटीग्रेटेड मतलब सोलर एनर्जी को मिला के, जल विद्युत को मिला के, विंड एनर्जी को मिला के और कोयला से तो जो हमारा उत्पादन होता ही वो, उस सबको मिला के 28,000 मेगावाट हो गई है। दिनांक 13 जनवरी 2023 को इतिहास में सर्वाधिक 17,117 मेगावाट की शीर्ष मांग की पूर्ति जो है हमने की है। 17,170 मेगावाट की शीर्ष मांग पूर्ति की गई है। विद्युत की मांग में वृद्धि के साथ ही निर्बाध वितरण सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2023-24 में 970 सर्किट किलोमीटर परेषण लाइनों, 6 अति उच्च दाब उपकेंद्रों, 5,349 किलोमीटर की वितरण लाइन, 63 उपकेंद्र तथा 2,447 वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना की कार्य योजना है। मैंने अपने पिछले बजट भाषण में उल्लेख किया था कि रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS को प्रदेश में लागू किया जाएगा। मुझे सदन को अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि 24,170 करोड़ की यह कार्य योजना प्रदेश में लागू हो चुकी है। इस योजना को वर्ष 2025-26 तक पूर्ण किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिना मानव हस्तक्षेप के सटीक बिल दिए जाने संभव होंगे। इसके अतिरिक्त वितरण हानियों में कमी तथा आधुनिकीकरण से संबंधित अधोसंरचना के विकास कार्य किए जाएंगे। विद्युत आपूर्ति को विभिन्न योजनाओं के हितग्राही को एक वर्ष में लगभग 23,666 करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। अच्छा, ये स्मार्ट मीटर की चर्चा हो रही है, आप याद रख लीजिए। योजना अंतर्गत स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिना मानव हस्तक्षेप के सटीक बिल आएंगे। ये इस तरह में पैसा खर्च हो रहा है कि कोई मानव हस्तक्षेप ना हो, लोग गड़बड़ी करते हैं मीटर में। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 2023-24 में 18,302 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं कि उद्योग और व्यापार में क्या हुआ। क्योंकि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन कम है, तो देखते हैं यहां हमने क्या किया। इन्होंने कहा भाषण में अपने, मैं उद्यमी हूं, मुझे भरोसा है अपने जुनून पर। प्रदेश के उद्यमियों के इसी भरोसे व जुनून को हमारी सरकार का समर्थन व सहयोग निरंतर रूप से प्राप्त हो रहा है। प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अधिकतम निवेश और अधिकतम रोजगार की है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 से प्रश्न बनेगा, इसको मैं फोकस कराता हूं आपको। का सफल आयोजन इंदौर में किया गया। 84 देशों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के औद्योगिक विकास के समग्र रूप से 15 लाख, इस डेटा को याद रखें आप, 15,42,000 करोड़ से अधिक के पूंजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 29 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की पहल पर प्रदेश में निवेशक अनुकूल परिवेश को और बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश 2023 लागू किया गया। इसके अंतर्गत उद्योगों को प्रथम 3 वर्षों तक कोई भी निर्धारित अनुमतियां लेने की आवश्यकता नहीं होगी तथा इकाई का निरीक्षण भी नहीं किया जाएगा। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज के अंतर्गत 35 सेवाओं के लिए डीम्ड अप्रूवल का भी प्रावधान किया गया है। राज्य शासन के अनुपयोगी एवं निष्प्रभावी अप्रचलित कानून को संशोधन अधिनियमों का निरस्त अधिनियम 2021 के द्वारा 777 अधिनियम एवं मध्य प्रदेश विनियोग अधिनियम निरीक्षण अधिनियम 2021 द्वारा 121 अधिनियमों को निरीक्षण किया गया है, मतलब समाप्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेटा याद रखें, प्रश्न बनेगा। इन्होंने देखिए आप, जो पुराने जो सब थे अधिनियमों का निरीक्षण मतलब समाप्त किया, अधिनियम 2021 द्वारा 777 अधिनियम एवं मध्य प्रदेश विनियोग अधिनियम निरीक्षण अधिनियम का 2131 अधिनियमों को समाप्त किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में वर्तमान में 2000, इसको अंडरलाइन करें, 2,750 से अधिक स्टार्टअप तथा 51 इनक्यूबेटर्स कार्यरत है। स्टार्टअप नीति 2022 के लागू होने के पश्चात लगभग 800 स्टार्टअप एवं 18 नवीन इनक्यूबेटर स्थापित हुए। प्रदेश के स्टार्टअप सेंटर द्वारा वर्ष 2023-24 में उच्च शिक्षा संस्थानों में लगभग 100 बूट कैंप के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी एवं व्यापार मेले में भाग लेने के लिए स्टार्टअप को अवसर दिए जाएंगे। प्रदेश में 2 नवीन आईटीआई पार्क सहित कुल 14 नवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रदेश में 2 नवीन आईटीआई पार्क सहित कुल 14 नवीन औद्योगिक क्षेत्र की कुल 7,500 एकड़ भूमि को विकसित करने की कार्यवाही तथा 16 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में उन्नयनीकरण के कार्य संपादित किए जा रहे हैं। इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को लगभग 1,400 हेक्टेयर भूमि विकसित किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन की कुल 360 एकड़ भूमि मेडिकल डिवाइसेस पार्क, इसको अंडरलाइन करते हैं, विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन की कुल 360 एकड़ भूमि में मेडिकल डिवाइसेस पार्क में मेडिकल डिवाइसेस कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना प्रारंभ कर दिया है। सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों के 22 औद्योगिक क्लस्टर स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिसमें प्रदेश के 5,400 करोड़ का निवेश संभावित है एवं लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो जाएगा। डिजिटल पहल की चर्चा करते हैं।
हमारी सरकार का प्रयास है कि शासकीय प्रक्रियाओं की दक्षता संवर्धन हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। यह भी प्रयास है कि नागरिक सुविधा के कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से अधिक सुगम, तत्पर व पारदर्शी बनाया जाए। प्रदेश के भारत नेट परियोजना के तहत OFC के माध्यम से जुड़े जा चुके ग्राम पंचायत मुख्यालयों से उक्त ग्राम पंचायतों में स्थित सभी शासकीय एवं अर्ध शासकीय संस्थानों को इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा। इस कार्य हेतु 185 करोड़ की योजना क्रियान्वित है। हमारी सरकार द्वारा वास्तविक हितग्राही को भुगतान सुनिश्चित करने हेतु सभी योजनाओं में डीबीटी उपार्जन की राशि का भुगतान, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में देय राशि का भुगतान, आधार सन्निहित AEPS की प्रक्रिया के किए जाने का। डीबीटी क्या होता है? डीबीटी होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। डीबीटी बैंक से आपको कराना पड़ता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जिसमें आधार कार्ड से आपका पैसा निकाला जा सकता है। क्योंकि ग्रामीण व्यक्तियों के पास ATM नहीं होता, चेक नहीं होती है, तो उनको वाउचर भर के बैंक से पैसा निकालना पड़ेगा। तो जो गांव में कियोस्क बैंक है वहां वाउचर की सुविधा तो है नहीं, वो कैसे पैसा निकालेंगे? तो आधार कार्ड के बेस पे आपका पैसा निकाल देते हैं। इसको डीबीटी बोलते हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। सरकार उनके अकाउंट में डालती है, वो उसको निकाल लेते हैं। चलिए, हमारी सरकार द्वारा वास्तविक हितग्राही को भुगतान सुनिश्चित करने हेतु ये डीबीटी भी डिजिटल में आएगा। भारत नेट परियोजना के तहत OFC के माध्यम से जुड़े जा चुके ग्राम पंचायत मुख्यालयों से उक्त ग्राम पंचायत में स्थित सभी शासकीय और शासकीय संस्थानों को इंटरनेट कनेक्टिविटी हेतु अधोसंरचना निर्माण किया जाएगा। 185 करोड़ इसके लिए हमने रुपए रखे हैं। अगला देखिए हम, कोषालय के आधार सन्निहित AEPS एवं भारतीय रिजर्व बैंक ई-कुबेर से रियल टाइम में वास्तविक हितग्राहियों के बैंक खाते में राशि जमा होगी। आगामी वर्ष में कोषालय के वर्तमान सॉफ्टवेयर का उन्नयन किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 300 करोड़ है। फॉरेस्ट ई ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से लकड़ी की ऑक्शन किए जाने से पारदर्शी प्रतिस्पर्धा में फलस्वरूप पूर्व की तुलना में अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है। राजस्व न्यायालय की ऑनलाइन फेसलेस प्रणाली द्वारा भूमि नामांतरण आदि के लिए साइबर तहसील के कार्य डिजिटल किए जा रहे हैं। प्रदेश में फसल सर्वेक्षण एवं फसल बीमा में सैटेलाइट इमेज एवं ड्रोन तकनीक का उपयोग कर किसानों को पारदर्शी तरीके से सुविधा प्रदान किया जाना प्रारंभ कर दिया गया है। राज्य स्तरीय डेटा सेंटर के अधोसंरचना के विस्तार का कार्य प्रगति पर है एवं एक प्राइवेट क्लाउड की स्थापना की जा रही है, जिसमें आधुनिकतम सिक्योरिटी उपकरण, 3000 कंप्यूटर कोर की कंप्यूट क्षमता एवं 1 पेटाबाइट स्टोरेज क्षमता के साथ क्लाउड एडॉप्शन फ्रेमवर्क लागू किया जा रहा है। कंप्यूटर में क्लाउड का जिक्र होता है, हम बताएंगे क्या है। अभी आपको बताते हैं, क्लाउड एक ऐसी चीज है जिसमें डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। हमारी सरकार सदैव यह प्रयास रहा है कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर लोक सेवा उपलब्ध हो। समाधान एक दिवस तत्काल सेवा व्यवस्था में नागरिकों को एक दिवस में सेवा उपलब्ध हो रही है। इसके तहत अब तक कुल 1,97,00,000 से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए हैं। सीएम हेल्पलाइन सेवा अंतर्गत प्राप्त लगभग 2,02,00,000 प्राप्त शिकायतों में से 1,98,00,000 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। लोक सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत 28 लोक सेवाओं को मान्य अनुमोदन प्रदायगी के अंतर्गत अधिसूचित किया जा चुका है। ई पंजीयन सॉफ्टवेयर संपदा 2.0 के माध्यम से दस्तावेजों के फेसलेस पंजीयन तथा GIS आधारित संपत्ति मूल्यांकन के द्वारा बेहतर सुविधाएं प्रदान किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ की जाना प्रस्तावित है। फेसलेस पंजीयन से यह सुविधा होगी कि कई प्रकार के दस्तावेजों हेतु दोनों पक्षकारों को पंजीयक कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी एवं संबंधित पक्षकार घर से ही पंजीयन की कार्रवाई पूर्ण कर सकेगा। प्रदेश के सीमांकन की प्रक्रिया को सरल, शुद्ध एवं शीघ्र करने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन कोर्स नेटवर्क स्थापित करने की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसको मैं अंडरलाइन करता हूं। कंटिन्यूएशन ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क स्थापित करने की योजना क्रियान्वित है। इससे भूमि सीमांकन के कार्य में तीव्रता, वस्तुनिष्ठता एवं ज्यादा विश्वसनीयता आएगी। सीमांकन किस चीज का करना, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। सीमांकन का मतलब होता है जब हमारी जमीन हम नपवाते हैं किसी पटवारी से, तो जमीन जो हमारी नप गई
फिर उस पर हम करवाते हैं सीमांकन, जिसको पटवारी या आरआई की भाषा में, रेवेन्यू इंस्पेक्टर भाषा में बोलते हैं तरवीन। ये एक अरबी शब्द है, आप कह सकते हैं, क्योंकि मुगलों का शासन रहा तो बाहर से बहुत सारे वर्ड लिए गए। तो तरवीन का कहने का मतलब सीमांकन हो जाता है, आपकी बॉर्डर क्लियर हो जाएगी। किसमें? तहसील के डॉक्यूमेंट में, ये आपकी जमीन इसकी बॉर्डर हो गई, यहां से इसकी सीमा लगती है, वहां से उसकी सीमा लगती है। तो नब्ती के बाद सीमांकन जरूरी है, उसके लिए ये जो है योजना सरकार ला रही है इसमें, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। इसके बाद जनजाति कल्याण में हमारी मध्य प्रदेश सरकार का क्या रहा बजट में? जनजाति बहुल राज्य में अग्रणी स्थान पर है। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के विकास एवं उनके हित के संरक्षण के लिए अब तक किए गए कार्यों के परिणाम स्वरूप जनजातीय क्षेत्र में अधोसंरचना का विकास हुआ है, रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं तथा जनजातीय समाज मुख्य धारा से जुड़ा है। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत का विस्तार पेशा अधिनियम के तहत पेशा नियम नवंबर 2022 से लागू किए गए। प्रदेश के कुल 5210 ग्राम पंचायतों तथा 11,783 ग्रामों में ये नियम लागू है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के विशेष अधिकार यथा वन उपज तथा मूल्य निर्धारण, गांव के मजदूरों को मांग आधारित रोजगार, साहूकार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश, परंपरा और संस्कृति का संरक्षण, ग्राम विकास की कार्य योजना के साथ स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी आदि की निगरानी एवं निरीक्षण के अधिकार सौंपे गए। सरकार के द्वारा किए गए प्रचार प्रसार जागरूकता से ग्राम पंचायतों तक योजना की जानकारी पहुंची है। वर्तमान में 268 ग्राम सभाओं द्वारा तेंदुपत्ते का संग्रहण का कार्य वन विभाग की जगह स्वयं किए जाने का निर्णय किया गया। ये बहुत बड़ी चीज है। पेश एक्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन पेश एक्ट से योजना की जानकारी पहुंची। वर्तमान में 268 ग्राम सभाओं द्वारा तेंदुपत्ते का संग्रहण का कार्य वन विभाग की जगह स्वयं करने का निर्णय लिया है। तेंदुपत्ते के लिए वन विभाग नहीं करेगा, इन जगहों पर स्वयं करेंगे। साथ में आंगनबाड़ी आदि की निगरानी का निरीक्षण के अधिकार भी सौंपे गए हैं। ऐसी जगहों पर आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, संस्कृति का संरक्षण, ग्राम विकास की कार्य योजना के साथ स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, इन सब की निगरानी का भी अधिकार स्पेस एक्ट के तहत इनको सौंपा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस एक्ट को पढ़ के जाइए, क्वेश्चन जरूर आएगा। आदिवासी बाहुल्य 89 विकास खंडों में स्किल सेल एनीमिया की, देखिए स्किल सेल एनीमिया क्या है? ये एक जेनेटिक बीमारी है, ये वंशानुगत बीमारी, पिता से पुत्र में, पुत्र से उनमें चली जाती है। इसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। इसमें आपका जो ब्लड है वो रुकता नहीं है, तो इसको बोलते हैं, हंसिए की आकार की होती है, इसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। साइंस में इसकी चर्चा हो जाएगी, या आप लोग गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। व्यापकता के दुष्प्रभाव के निर्मूलन के लिए प्रदेश सरकार मिशन के रूप में कार्य कर रही है। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लक्ष्य की पूर्ति में प्रदेश सरकार सतत प्रयत्नशील है। इस मिशन के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। वन अधिकार अधिनियम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि पर काबिज वन निवासियों को 4 हेक्टेयर तक की भूमि के वन अधिकार प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात है, 4 हेक्टेयर तक की भूमि के वन अधिकार प्रमाण पत्र दिए जाते हैं। अब तक 2,74,966 व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग हेतु 29,966 वन अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए जा चुके हैं। प्रदेश के 827 वन ग्रामों में से 450 से अधिक वन ग्रामों का परिवर्तन राजस्व ग्राम में किया जा चुका है, इससे वन ग्राम वासियों को मूलभूत सुविधाएं तथा वन ग्रामों के अभिलेख राजस्व ग्रामों के अनुरूप बन सकेंगे। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विभिन्न विषयों, योजनाओं के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण को और प्रभावशील बनाने के लिए पृथक से जनजाति प्रकोष्ठ गठित किया गया है। प्रदेश के 89 आदिवासी बहुल विकास खंडों में मुख्यमंत्री, देखिए पहले तो जनजाति प्रकोष्ठ गठित किया गया है, याद रखिए, सब एग्जाम में आएंगे आपके। मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना के माध्यम से नियमित रूप से उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों में राशन सामग्री का परिवहन कर ग्राम में ही वितरण सुनिश्चित किया जाएगा, उनको लेने नहीं जाना पड़ेगा। ऐसे इन्होंने 89 आदिवासी
इसके बाद अब चर्चा करते हैं आकांक्षा योजना की। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए इसको। आकांक्षा योजना के अंतर्गत देखिए बहुत सारी योजना मध्य प्रदेश के प्रीवियस पेपर में आई जो आप लोग को समझ में भी नहीं आई थी। ये सब बजट में चर्चा होती है, ध्यान रखें योजनाओं को। आकांक्षा योजना अंतर्गत जनजाति वर्ग के प्रतिभावान चयनित विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी और वर्ष 2022-23 में 728 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रदेश में 1083 आश्रम, 198 जूनियर छात्रावास, 980 सीनियर छात्रावास, 216 उत्कृष्ट सीनियर छात्रावास, 167 महाविद्यालयीन छात्रावास संचालित हैं, जिनमें 1,50,370 विद्यार्थी निवासरत हैं। इसके अतिरिक्त 22,913 प्राथमिक शालाएं, 6,788 माध्यमिक शालाएं, 1,109 हाई स्कूल, 898 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 63 एकलव्य शालाएं, 65 कन्या शिक्षा परिसर एवं 26 क्रीड़ा परिसर स्वीकृत है। इन विद्यालयों में 22,19,171 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। ये सब डेटा याद करने की आवश्यकता नहीं है। 22-23 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 1,94,409 विद्यार्थियों को राशि 366 करोड़ 83 लाख हजार का वितरण किया गया। इस प्रकार 22-23 में आवास सहायता योजना के अंतर्गत 188 करोड़ 33 लाख 4 हजार की राशि व्यय की जाकर 1,26,510 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। इसके अलावा देखें, स्वाधीनता संग्राम में आदिवासियों की भागीदारी, जनजातीय चेतना, और संघर्ष को शिद्दत के साथ रेखांकित करने का प्रयास हमारे प्रदेश में किया जा रहा है। छिंदवाड़ा में संग्रहालय का निर्माण, छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा किया जाना एवं प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जननायक बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाना हमारी सरकार में प्रतिबद्ध। देखिए छिंदवाड़ा में जो विश्वविद्यालय था उसका नाम कर दिया राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, याद रखें इस चीज को। अगले पॉइंट की ओर आते हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में 60 करोड़ प्रावधान प्रस्तावित है। विगत वर्ष में जनजाति वर्ग के आर्थिक उन्नयन के लिए औषधि एवं सुगंधित पौधों की पैदावार को बढ़ाने के लिए यह योजना, याद रख लीजिए, देवारण योजना प्रारंभ की गई है। ऐसी योजनाएं पूछी जाती है एग्जाम में जो आपको समझ में नहीं आई थी पिछले साल, यहीं से आती है योजनाएं। देवारण्य योजना प्रारंभ की गई। आरण्य मतलब जंगल होता है, देव मतलब देवता होता है, तो जो देवों के जंगल है वहीं से आपको सुगंधित पौधों और औषधि मिलेगी, इसलिए योजना का नाम देवारण्य योजना प्रारंभ की गई। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना के अंतर्गत लगभग 4,200 हेक्टेयर क्षेत्र में औषधि पौधे लगाए जा चुके हैं। अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए वर्ष 2023-24 में 36,950 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि 2022-23 में 37% अधिक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस बार 37% अधिक है। बात करेंगे अब अनुसूचित जाति कल्याण की। अनुसूचित जाति कल्याण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कॉन्सेप्ट है कि भावना से हमारी सरकार बढ़ती है। इसमें सरकार ने कुछ आंकड़े दिए हैं, जैसे वर्तमान में 45 विद्यार्थी विदेश की शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत है, 8,000 युवाओं को रोजगार उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा महिलाओं के आर्थिक उन्नयन के लिए भी योजना प्रारंभ की गई है। प्रदेश के 10 संभागीय मुख्यालयों में संचालित ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों की कुल विद्यार्थियों की क्षमता 6,400 विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से सीबीएसई पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर तथा संत रविदास जी की जयंती पर इन महान व्यक्तित्व का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। संत रविदास जी का भव्य स्मारक का निर्माण सागर में किया गया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1,074 अनुसूचित जाति बहुल ग्रामों को शामिल किया गया। इनमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के 10 क्षेत्रों तथा पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण सड़कें और आवास, डिजिटाइजेशन
आदि से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। 2023-24 में इसके लिए 129 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के स्वरोजगार हेतु संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉक्टर भीमराव आर्थिक कल्याण योजना, सावित्रीबाई फुले स्व सहायता समूह योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त पोषण योजना संचालित की जा रही है। हेतु 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति उप योजना के लिए वर्ष 2023-24 हेतु 26,087 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2022-23 से 37% अधिक है। ये हमारा पार्ट सेकंड है। इसके बाद हम पार्ट थर्ड लाएंगे, जिसमें हम पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण की बात करेंगे। तो पार्ट थर्ड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।